हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में एसएसटी के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। तो ये जो क्लास रहने वाला है आपका वो पूरा क्लास बाइलिंगुअल में रहने वाला है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये जो क्लास है वह उपयोगी रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताएंगे जिसकी संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। यहाँ से सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो मुख्यतः यहाँ पे हम लोग 5 टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि पर्यावरण किसे कहते हैं, और पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण के घटक, यानी कि पर्यावरण किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है उसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं, और मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है इसके बारे में जो है जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सभी टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हम लोग पर्यावरण किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल भाषा में कहा जाए तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसको हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण उन सभी वस्तुओं, स्थानों और प्राकृतिक तत्वों को कहते हैं जो हमारे चारों ओर है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो हमारे चारों ओर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, घर, सड़क, वाहन, ये सभी क्या है, पर्यावरण है। जो कुछ भी आपके चारों ओर दिखाई दे रहा है, चाहे कोई चीज़ हो गया, कोई जंतु हो गया, हर चीज़ आपका जो है पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आपको एक बार में ही सभी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। अब ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है कि इन्वायरमेंट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। तो देखिए पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपका फ्रेंच शब्द से हुआ है, और फ्रेंच में एक शब्द हुआ करता है एनवायरोनेर। ठीक है, एनवायरोनेर, या फिर इसी को आप कह सकते हैं एनवायरोनेर। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड को याद रखिएगा, दोनों में से कोई वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इन्वायरमेंट की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपका फ्रेंच शब्द से हुई है, एनवायरोनेर से। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। और अगर हिंदी में देखा जाए तो पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो पर्यावरण का जो शब्द है वो आपका परि और आवरण से मिलकर बना हुआ है। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा। ठीक है। तो इतना बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। तो पर्यावरण को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा पर्यावरण जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसको हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे, और वैसा पर्यावरण जिसको इंसानों ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है, उसको हम लोग मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि वैसा चीज़ जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, तो बहुत कुछ हो गया आपका। देखिए एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, लिविंग थिंग्स हो गया, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो ये सभी आपका नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अब वैसा चीज़ जिसको मनुष्यों ने बनाया है, पार्क हो गया, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रोड्स हो गया, मोनूमेंट्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये सब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो ये सब आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भी तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है ना, तो ये भी आपका नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो इतना बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब यही इंसान ने आगे चलकर बहुत चीज़ों का निर्माण किया है, चाहे वो फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशनल हो गया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी चीज़ों का निर्माण जो वो इंसान ने किया है। ठीक है। लेकिन ये सभी जो काम है, ये काम कहाँ पे आ जाएगा, ये सभी काम आपका ह्यूमन मेड के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये जो ह्यूमन है वो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए पर्यावरण के घटक के बारे में बात करें तो मुख्यतः 2 भाग हैं, आपका नेचुरल इन्वायरमेंट और आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में आपका बायोटिक और एबायोटिक 2 चीज़ें आ जाती हैं। बायोटिक पहले भी आपने पढ़ा होगा
कि वैसी चीज़ें जो जीवित हैं, जीवित वस्तुएं, ठीक है, लिविंग थिंग्स, चाहे आप मनुष्य कह लीजिए, पशु कह लीजिए, पौधे कह लीजिए, ये सभी आपके बायोटिक के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये सभी जहाँ निवास करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवमंडल के नाम से जानते हैं, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका एबायोटिक यानी कि अजैव, ठीक है। तो जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, चाहे भूमि कह लीजिए, पानी कह लीजिए, हवा कह लीजिए, ये सभी आपका अजैव है, अजैव के अंतर्गत आ जाता है। और ये सभी चीज़ों का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, इसी कारण से ये सभी चीज़ें आपका प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। अब मनुष्यों ने जो कुछ भी बनाया है, चाहे वो आपका हो गया सामाजिक क्रियाएं हो गया, मानव निर्मित क्रियाएं हो गया, जिसके अंतर्गत सड़क, पुल, इमारतें, रेल मार्ग, वायुपथ, उद्योग, पार्क, स्मारक, ये सभी आपका मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और परिवार हो गया, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्य, ये सभी भी आपका जो है यहाँ पे मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण के घटक, ये तो सेम चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। अब डिटेल में बात करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहेंगे। हालांकि मैंने तो सब कुछ आपको समझा दिया, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखिए भूमि हो गया, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जो है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण 4 प्रमुख भागों में विभाजित है, 4 प्रमुख भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है आपका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ठीक है। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर, तो 4 मंडल में जो है प्राकृतिक पर्यावरण को बांटा गया है। और जितना भी अभी आपने देखा, चाहे बायोटिक हो गया, एबायोटिक हो गया, इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं स्थल मंडल के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। हम लोग पृथ्वी के ऊपर में रहते हैं, तो ऊपर का जो लेयर है, पृथ्वी का जो ऊपर का लेयर है, जिसको हम लोग जमीन या भूमि के नाम से जानते हैं, तो वही आपका स्थल मंडल है, ठीक है। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है तथा इसके ऊपर मिट्टी की पतली परत होती है, ठीक है। अगर मिट्टी को खोदा जाए तो उसके नीचे क्या निकलता है, चट्टान और खनिज निकलता है। तो जिस मिट्टी की बात हम लोग कर रहे हैं वही आपका स्थल मंडल है। इसमें पहाड़ हो गया, पठार, मैदान, घाटियाँ जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ होती हैं। ये स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीपों पर ही नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये सब जितना भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। स्थल मंडल में हमें वन, कृषि भूमि, पशुओं के लिए घास स्थल तथा खनिज संपदा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि स्थल मंडल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, जंगल, कृषि भूमि, ठीक है, कृषि के लिए भूमि जो मिलती है, ठीक है, जिसमें हम लोग फसल उगाते हैं। पशुओं के लिए घास स्थल देता है, खनिज संपदा, ये सभी चीज़ें हमको लिथोस्फेयर से देखने को मिलती है, से प्राप्त होती है। जल मंडल, ठीक है, तो जल मंडल में पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार का जल सम्मिलित होता है। चाहे आप ओशियन का जल ले लीजिए, समुद्र का जल ले लीजिए, तालाब का जल ले लीजिए, पृथ्वी में जितना भी पानी उपलब्ध है सभी आपका जल मंडल के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें नदियाँ हो गया, झीलें, तालाब, समुद्र, महासागर और भूमिगत जल शामिल है। यह सभी जीवों के लिए जीवन के लिए जो है वो आवश्यक है, ठीक है। जल ही जीवन है इसमें। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जल का कितना जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। वायुमंडल, तीसरा आपका जो है वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस वायुमंडल को अपने चारों ओर थामे रखता है, यानी कि बांध के रखता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वह किस बल के कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों और अत्यधिक गर्मी से रक्षा करता है, ठीक है। वायुमंडल जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से जो हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, यानी कि तरह तरह के गैसें आपको देखने को मिलेगी। और धूलकण, जलवाष्प वगैरह भी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और मनुष्य के द्वारा कौन सा गैस लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट है।
वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायुमंडल में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसी कारण से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जहाँ पे हम लोग प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल्स हो गया रहा करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड कह लीजिए या फिर बायोस्फीयर कह लीजिए या फिर जैवमंडल कह लीजिए, बात सेम है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, नैरो जोन है, जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो आप खुद इस चीज़ को समझिए कि हम लोग जहाँ पे वास करते हैं यहाँ पे सभी चीज़ें आपको मिलती है। नीचे आपका स्थल मंडल हो गया, जल मंडल भी हो गया, वायु, तीनों चीज़ें का यहाँ पे मिलन होता है और तीनों का उपयोग करके जीवन जो है यहाँ पे संभव होता है। जैव मंडल में सभी सजीव प्राणी एवं वनस्पतियाँ जो है वो शामिल होती है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, चाहे वो स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया या फिर कहा जाए तो जैव मंडल हो गया, तो इसके बारे में सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, पारितंत्र के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या है, इसी को हम लोग यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक प्राकृतिक इकाई है, नेचुरल यूनिट है, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव अपने अजैव पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। एन इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर सराउंडिंग्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या तो आपस में यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम के नाम से जानेंगे, वैसे जगहों को इकोसिस्टम के नाम से जानेंगे। अगर इसको और भी सिंपल भाषा में देखा जाए तो देखिए, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ऊर्जा व पदार्थ के आदान प्रदान द्वारा जीवन चक्र को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे इंसान हैं, तो इंसान क्या करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है और दोनों आपस में जो है क्या करते हैं, चीज़ों को साझा करते हैं, अपने जीवन को यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, जीवन चक्र को बनाए रखते हैं। अब पारितंत्र के अगर घटक के बारे में बात किया जाए, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात किया जाए, तो मुख्यतः ये भी आपके दो टाइप्स के हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो पहले मैंने आपको बताया था बायोटिक का डिफिनेशन, एबायोटिक का डिफिनेशन सेम आपका वही चीज़ है। बायोटिक के अंतर्गत आपका जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सभी चीज़ें आ जाएगी और एबायोटिक के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आ जाएगी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि मिट्टी, जल, वायु, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ें। ठीक है, जैव और अजैव घटकों के बीच संबंध, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सजीव अपने आसपास के फिजिकल पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के नाम से जानते हैं। जानवर इन पौधों को खाते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रभाव होता है, फॉल ऑफ एनर्जी होता है। यह ऊर्जा श्रृंखला पूरे पारितंत्र में चलती है। फूड चेन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जिसमें आपका विभिन्न जीव जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और पूरा लाइफ साइकिल जो वो चलाते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि इस जीवन चक्र को चलाने के लिए विभिन्न जीव जंतु क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि आप किसी बगीचे में जाएं तो वहाँ घास, फूलों वाले पौधे, ठीक है, पेड़, कीट, मेढक, पक्षी आदि सभी एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इन सभी के जीवन, वृद्धि और जनन जैसी क्रियाएं वहाँ के अजैव घटकों, चाहे वो मिट्टी हो गया, जल, धूप, वायु से इफेक्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार बगीचा एक पारितंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पेड़ थे, कीट, मेढक, ये सब क्या है, वहाँ जितने भी अजैव घटक थे, मिट्टी, जल, धूप, वायु से इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं और वहीं पे आपका प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और वो आपका कंप्लीट इकोसिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दिया।
अब देखिए ऊर्जा प्रभाव और खाद्य जाल। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन के रूप में होता है, ठीक है। कई फूड चेन्स मिलकर एक फूड वेब बनाती है। यह दिखाता है कि सभी जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि आश्रित हैं। अब इकोसिस्टम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो सेम आपका वही है, नेचुरल इकोसिस्टम और मैनमेड इकोसिस्टम, ठीक है। जैसा मैंने आपको नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बताया, मैनमेड इन्वायरमेंट के बारे में बताया, जिसको हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी है कि वैसा इकोसिस्टम जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे। वैसा इकोसिस्टम जो आपका इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जैसे बगीचा हो गया, खेत हो गया, कृत्रिम जलाशय हो गया, ये सब क्या है, यहाँ पे जीव जंतु रहा करते हैं, तो ये सब आपका मैनमेड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। इकोसिस्टम को और भी देखा जाए, क्लासिफिकेशन अगर इसका देखा जाए तो मानव निर्मित पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र, और फिर प्राकृतिक पारितंत्र को आगे चलकर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है जलीय पारितंत्र, एक होता है भौमिक पारितंत्र, ठीक है। जलीय पारितंत्र को आगे चलकर बड़ा जलीय पारितंत्र जिसमें आपका सागर समुद्र आ जाता है, और छोटा जलीय पारितंत्र जिसमें हमारा नदी तालाब आ जाता है। तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि आपका एनसीईआरटी में ये तो आपका नहीं दे रखा है, ये आपका जो जेसीईआरटी के बुक में दे रखा है, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड की किताब में देखिएगा तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे दे रखा है, इसलिए मैंने आपको जो बता दिया, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम का दो टाइप्स हो गया, मानव निर्मित, प्राकृतिक। फिर प्राकृतिक को आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है, जलीय, ठीक है, और एक आपका हो गया भौमिक पारितंत्र, यानी कि जल में रहने वाला इकोसिस्टम और जमीन पे रहने वाला इकोसिस्टम, ठीक है, जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान। और फिर जल वाला भी इकोसिस्टम को दो भाग में बांटा गया है, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। तो आसान सा है। अब चलिए देखते हैं मानवीय पर्यावरण के बारे में, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट को दो भागों में बांटा गया था, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय, ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। मानवीय पर्यावरण वह है जिसमें मनुष्य और उसका परिवेश एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, ठीक है। मनुष्य और उसका सराउंडिंग्स, ठीक है, मनुष्य ने जो कुछ भी का निर्माण किया है, चाहे बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, समाज हो गया, तो उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। मानव अपने आवश्यकता के अनुसार अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। अगर यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस के बारे में बात किया जाए, प्रारंभिक मानव के बारे में बात किया जाए, तो प्रारंभिक मानव प्रकृति पर निर्भर था, नेचर पे डिपेंड था। वह भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित था। उसका जीवन सरल था और उसने प्रकृति के अनुरूप खुद को ढाल लिया था। तो ये प्राचीन समय के बारे में बात की जा रही है। प्राचीन समय में मनुष्य जो है वो किस प्रकार नेचर पे डिपेंड थे। तो वक्त के साथ क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलता है। मानव क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है पर्यावरण में, और यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में जिक्र किया गया है आपके एनसीईआरटी के बुक में। तो सबसे पहले क्या होता है, कृषि का विकास देखने को मिलता है, जहाँ पे मनुष्य क्या करते हैं, भूमि को जोतकर फसल उगाना शुरू करते हैं। उसके बाद पशुपालन की शुरुआत होती है, जानवरों को पाला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। अस्थायी जीवन की शुरुआत होती है, अस्थायी घरों और गाँवों में रहना शुरू किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की बात आती है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं बिना धन का उपयोग किए। औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन, कारखानों की स्थापना। परिवहन क्रांति देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको सड़क, रेल मार्ग, नहर, हवाई पट्टियों का निर्माण होता है। सूचना क्रांति देखने को मिलती है, संचार माध्यमों का तीव्र विकास। तो वक्त के साथ क्या होता है, धीरे धीरे मानव जो है मॉडिफाई करता है चीज़ों में, और नई नई चीज़ें जो है यहाँ पे करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं, ये बेसिकली जो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में क्या होता था, रुपए वगैरह नहीं चलते थे, धन वगैरह नहीं चलते थे। तो लोगों को जिस भी सामग्री की आवश्यकता होती थी वो क्या करते हैं कि दूसरों को कोई दूसरा चीज़ दे के वो सामान ले लेते थे, ठीक है। वस्तु विनिमय पद्धति वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी और धन का प्रयोग नहीं होता था। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक के पास आटा है, एक के पास चावल है। अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो मान लीजिए ए के पास आटा है और बी के पास क्या है, गेहूं है, ठीक है। या फिर कह लीजिए, अच्छा सॉरी, इसके पास आटा है और इसके पास चावल है, ठीक है।
तो अगर ए को चावल चाहिए तो ये क्या करेगा कि इससे चावल ले लेगा और आटा इसको दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता था, वस्तुओं का यहाँ पे आदान प्रदान होता था। मान लीजिए ए को क्या चाहिए, चावल चाहिए, और बी को चाहिए आटा, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। ये कुछ आटा इसको दे देगा, ये कुछ चावल इसको दे देगा। तो इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग गुड्स एक्सचेंज सिस्टम के नाम से भी जाना करते हैं। अब अगर मानवीय पर्यावरण की विशेषताएं के बारे में बात किया जाए तो मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है समय के साथ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। वह तकनीक और ज्ञान का उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, यानी कि उसको यूज करता है, बर्बाद करता है, ठीक है, एक्सप्लॉइट्स करता है, अपने अनुसार पर्यावरण को ढालता है। संतुलन आवश्यक है, संतुलन जो है वो बनाए रखता है। अब प्रकृति और मानव के बीच संतुलन, तो देखिए जैसे हम गर्मी में तरबूज और सर्दी में मूंगफली खाना पसंद करते हैं, वैसे ही हमारी जीवन शैली मौसम और पर्यावरण से प्रभावित होती है। इसीलिए प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मानव को प्रकृति के साथ समरसता में रहना सीखना चाहिए, यानी कि दोनों को आपस में बैलेंस करके चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के कारण पूरे प्रकृति को नष्ट कर दे, जैसे कि अभी किया जा रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैलेंस जो है गड़बड़ा जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे संतुलन कायम नहीं हो पाएगा और अनबैलेंस सभी चीज़ हो जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे इसका नुकसान कौन भुगतेगा, जितने भी जीव जंतु हैं वे भुगतेंगे, इंसान भुगतेंगे, ठीक है। इसी कारण से जीवन प्रणाली को चलाने के लिए, ठीक है, जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए, लाइफ साइकिल को चलाने के लिए दोनों के बीच यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसका जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो आपका है पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। एक सम्मेलन किया गया था इन्वायरमेंट के ऊपर, और ये जो सम्मेलन है इसका जो आयोजन है वो आपका 5 जून से 16 जून के बीच में किया गया था। 1972 आपका समय था, ठीक है। और स्थान आपका स्वीडन एक देश है, जहाँ एक जगह है स्टॉकहोम, वहाँ पे किया गया था। और इसी सम्मेलन के कारण आपको पता होगा कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के अंतर्गत जानकारी। मुख्यतः 5 टॉपिक के बारे में हमने जो डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि जितना भी बातें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कुछ MCQ प्रश्न को देखते हैं जो आपके पिछले वर्ष में पूछे गए थे, और साथ में कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रभावित होते हैं। ये प्रश्न आपका 2016 के सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग से कौन प्रभावित होते हैं, और कहा जाए तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल हो गया, जीवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। तो ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, जाहिर सी बात है जीवमंडल, बायोस्फीयर, जिसके अंतर्गत आपका हम लोग जीव जंतु आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी आपका पिछले वर्ष में पूछा गया था, 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं, स्थलमंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में और जैवमंडल में। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो है हमें वो आपका जैवमंडल में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल हैं, बाकी दोनों कौन से हैं, ठीक है। देखिए वायुमंडल और जैवमंडल का नाम दे दिया है, क्या क्या बचा, स्थलमंडल और जलमंडल बच गया, ठीक है। तो स्थलमंडल और जलमंडल बचा है, देखिए कौन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जलमंडल और स्थलमंडल। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था, 4 मंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल भी आपका 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। जैवमंडल में सभी जीवित जीव जंतु, ठीक है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है पर निर्भर नहीं है। गलत दे रखा है, निर्भर है, डिपेंड है, ठीक है। एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है पर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। ना तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है ना ही निर्भर है, गलत दे रखा है। एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और निर्भर भी है, यानी कि इंटर रिलेटेड भी है और इंटर डिपेंडेंट भी है, ठीक है। और इसी कारण से जीवन चक्र को चलाने के लिए हमें सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सवाल आपका 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या करता है। 2022 में ये सवाल पूछा गया था। किसी सजीव के चारों ओर का स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति, क्या इसको पर्यावरण कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप, केवल मानवीय क्रियाकलाप, ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियाँ, बिल्कुल सही है। जितना भी बायोटिक और एबायोटिक था सभी चीज़ आपका पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता था। मानवकृत और प्राकृतिक प्रपंच प्रघटनाएं सभी, ठीक है, ऑल मैन मेड एंड नेचुरल फिनोमिना, ये भी आपका पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ए, सी और डी ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी आपका 2022 का सवाल है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ आवश्यक है? ठीक है, वनों की कटाई और मृदा अपरदन, दावानल यानी कि जंगल की आग और भूस्खलन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य निर्माण कार्य और शिकार। हालांकि ये जो सवाल है वो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, क्लास 6 का चैप्टर 8 जो था उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका जवाब देना है कि वन्य जीवन का जो संरक्षण है वो उसको संरक्षण करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती है। तो हम लोग नेशनल पार्क बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण करते हैं, इसके अलावा आपने वहाँ पे पढ़ा था टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसके अंतर्गत हम लोग वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो डिजर्ट ये आपका नेचुरल है, पॉन्ड ये तो इंसानों के द्वारा बनाया है, ठीक है, ह्यूमन मेड हो गया आपका। जंगल ये भी आपका नेचुरल है, तो पूछा है कौन सा नेचुरल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? मनुष्य पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, बिल्कुल है। लैंड सरफेस ये भी है, मैनमेड ऑब्जेक्ट ये भी है, नेचुरल ऑब्जेक्ट ये भी है। तो आपका चारों जो है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। मैंने आपको बताया था कि आपके चारों और जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? ह्यूमन इन्वायरमेंट का घटक नहीं है। तो जमीन हो गया, यानी कि भूमि, धर्म इंसानों के द्वारा बनाया गया, समुदाय इंसानों के द्वारा, शैक्षिक इंसानों के द्वारा, केवल जो भूमि है वो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये वाला जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मैनमेड इन्वायरमेंट है। तो देखिए, पहाड़ आपका नेचुरल, समुद्र भी आपका नेचुरल, सड़क आपका मैनमेड। आसान सवाल था ये आपका। ये सवाल को देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो देखिए दोनों बात जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क का सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और क्लास कैसा लगा, क्या जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई वो समझ में आई या फिर नहीं आई, कोई सजेशन आपका है, कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल में अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जो है सभी क्लासेस को देख सकते हैं।